अकल भी तब ठिकाने पर आती है जब जेब ठिकाने पर ना रहे। लगता है ये कहावत बॉलीवुड के ऊपर एकदम फिट बैठती है। याद करिए वो दौर जब बॉलीवुड कुछ इस तरीके की फिल्में बनाया करता था। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। Indian dirt only Indian hand can clean. White hand can black sir. लेकिन जब से ऑडियंस ने बॉलीवुड को रिजेक्ट किया है ना, तब से वो फिर से इसी तरीके का सिनेमा बनाने पर मजबूर हो गए हैं। मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। जैन सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। नाउ सूबेदार बानाजी मधुसरे। अभी छावा को रिलीज हुए ठीक से एक हफ्ता भी नहीं हुआ और वो ना नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और इसी कारण ऑलरेडी इस साल एक से एक हिंदुत्व फिल्म लाइंड अप है। जब जब कोई शैतान हमारे मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा, तब तो हर हिंदू का खून खोलेगा। इवन विकी कौशल की जो अगली फिल्म है महाअवतार, जो अगले साल आएगी, वो भगवान परशुराम के ऊपर बेस्ड है। और ये ना केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो मानो बाढ़ आने वाली है ऐसी प्रो हिंदुत्व मूवीज की। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंदुत्व सिनेमा का पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले इंडियन सिनेमा में प्रो हिंदू फिल्में बनाई जाती थी? और अगर हाँ, तो आखिर ये बदलाव आया कैसे था? आइए इस वीडियो में ना इसे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंडियन सिनेमा शुरुआत से ही पूरी तरीके से हिंदू कल्चर, भारतीय पौराणिक हिस्ट्री जिसको माइथोलॉजी बोल दिया जाता है, और हिस्ट्री, इससे इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट 1913 में रिलीज हुई इंडिया की पहली फुल लेंथ मूवी राजा हरिश्चंद्र, वो खुद रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस लेकर बनाई गई थी। और ये केवल एक एग्जाम्पल नहीं था, बल्कि इस दौर के लगभग कई फिल्में रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं से डायरेक्टली इंस्पायर्ड हुआ करती थी। मोहिनी भस्मासुर 1913 में आई थी, सत्यवान सावित्री 1914 में आई थी, कृष्ण जन्म 1918 में आई थी और भक्त प्रहलाद 1926 में आई थी। ये सभी के सभी कैसे एग्जाम्पल्स हैं आप स्वयं समझ सकते हैं। और ये केवल एग्जाम्पल्स हैं, असलियत में तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। उस समय का भारतीय सिनेमा ना हिंदू सेंट्रिक नैरेटिव को रिप्रेजेंट किया करता था। और केवल पौराणिक इतिहास ही नहीं, बल्कि हिंदू वॉरियर्स पर एक से एक बड़ी बड़ी मूवी बनी हुई थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, या फिर छावा यानी संभाजी महाराज के ऊपर भी फिल्म बनी हुई थी। आप अपनी स्क्रीन पर 1920 के बाद से हर साल आने वाली फिल्मों की लिस्ट देख रहे हैं। 70% से अधिक फिल्में आपको हिंदू एपिक्स पर दिखेंगी और नाम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दिखाई देंगे। बेसिकली ये हिंदुत्व सिनेमा का ना पीक था, लेकिन 1930s आते आते ये ट्रेंड पूरी तरीके से बदल जाता है। 1930 के दशक में जब बोलने वाली फिल्में आई, तभी से बॉलीवुड के नैरेटिव्स धीरे धीरे से बदलने लगे। आलम आरा 1931 में पहली फिल्म थी जो बोलने वाली थी और इसमें डायलॉग उर्दू और पर्सनलाइज्ड थे। बॉलीवुड का सूडो सेकुलराइजेशन 1936 में और ज़्यादा विजिबल हो गया, जब सर सैयद अहमद खान, जो कि टू नेशंस थियरी के जनक थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रमोटर थे, उन भाई साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अंजुमन तरक्की पसंद मुंजफिन हिंद। भाई साहब, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम नहीं बोला जा रहा है, पर वो हमारी इंडस्ट्री को रूल कर रही थी। ये जो ग्रुप है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेफ्टिस्ट कल्ट में बदल जाता है बाद में, और इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, PWA, जिसमें फैज अहमद फैज, मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम जैसे लोग शामिल थे। फिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिनेमा के थ्रू हिंदू संस्कृति और वॉरियर्स को अंडरमाइन किया और उनकी सिस्टमेटिक वाइट वॉशिंग शुरू कर दी, और उनकी जगह पर उर्दू, इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। लेकिन फिर 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद लोगों को लगा था कि शायद पाकिस्तान के अलग होने के बाद अब इंडिया में वापस से हिंदुत्व इंस्पायर्ड फिल्में बनेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बॉलीवुड का जानबूझकर इस्लामाइजेशन किया जाने लगा, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे? चलिए उसे ना आगे देखते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की जो सरकार थी वो उन लोगों के हाथ में चली गई जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एंग्लाइज हो चुके थे और जो अपनी देसी सिविलाइजेशन और कल्चर से बहुत डिस्कनेक्टेड थे। 1953 में एक फ्रेंच डेलीगेशन आया और वो पांडिचेरी यहाँ वहाँ गया, बनारस गया, चारों जगह से घूमने के बाद 25-30 लोगों का डेलीगेशन वो आके नेहरू जी से मिलता है एंड दे प्रेज द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कि कितना बड़ा कल्चर है, कितनी प्राचीनता है, कितना अच्छा है, कितनी मानवता है, कितना क्या है। पंडित नेहरू ने सब सुनने के बाद 15-20 मिनट के बाद एक लाइन कह के मीटिंग डिसमिस कर दी। उनका यू आर प्रेजिंग द वेरी सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। नेहरू जी का जो भारत को लेके विजन था ना, वो एक ऐसे भारत का था जो वेस्टर्न आइडियाज पर बेस्ड हो, ना कि हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर। और इसका इम्पैक्ट भारत की एजुकेशन, हिस्ट्री और कल्चर हर जगह दिखाई दिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया था, जिसका एक कारण ये था कि भाई एक ऐसी जनरेशन बनाई जा सके जो ब्रिटिशर्स के लिए इजीली गवर्न करे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नेहरू की सरकार ने भी उन्हीं डिस्टॉर्शंस को कंटिन्यू रखा। हिंदू कल्चरल लैंडमार्क्स को रिस्टोर करने की बजाय उनका विरोध किया गया, क्योंकि उन्हें हिंदू रिवाइवलिज्म माना गया था। सोमनाथ मंदिर का जो रिस्टोरेशन है ना, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसे नेहरू ने ओपनली अपोज किया था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने उसे इग्नोर करके टेंपल का इनॉग्रेशन किया और बोला कि भारत की आज़ादी तभी कंप्लीट होगी जब हमारे रिलीजियस और कल्चरल लैंडमार्क्स को वापस से उनकी ग्लोरी मिलेगी। फिर नेहरू ने नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसके 3 पिलर्स थे। इकोनॉमी, जिसको सोशलाइज करना है, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें नॉन अलाइनमेंट रखना है, और स्यूडो सेक्युलरिज्म, जिसको प्रमोट करना है। उधर से बॉलीवुड में भी नेहरूवियन आइडियोलॉजी का डोमिनेंस बढ़ा। नेहरू समझते थे कि फिल्म एक पावरफुल टूल है जो कि पब्लिक कंसाइंस को शेप कर सकती है। उन्होंने उन्हीं फिल्म्स को सपोर्ट किया जो सोशलिस्ट, एंटी हिंदू और सेक्युलर एजेंडा को प्रमोट करते थे। एजुकेशन जो किसी भी नेशन को शेप करती है, उसका जो चार्ज था भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को दे दिया गया, जो कि मक्का से आते हैं, जो खिलाफत मूवमेंट के सपोर्टर रहे थे और जो मानते थे कि मुस्लिम्स ने ही हिंदूज को सिविलाइज किया है। मुस्लिम्स आर मोर सिविलाइज्ड देन हिंदूज। नूरुल हसन, रोमिला थापड़, इरफान हबीब, आरिश शर्मा, इन जैसे हिस्टोरियंस को ना टॉप पोजीशंस मिलने लगी और फिर ये हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने लगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इरफान हबीब वो आदमी है जो ये कहता था कि नेशनलिज्म इज नॉट अ वर्च्यू, इनफैक्ट इट इज अ डिजीज। भाई साहब, डिजीज बोल दिया नेशनलिज्म को। ये आपके इरफान हबीब हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस्लामिक इन्वेडर्स तक को वाइट वॉश कर दें, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई इस्लामिक इन्वेजन तो कभी हुआ ही नहीं, इस्लामिक इन्वेजन इज अ मिथ। इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस ने इस्लामिक इन्वेजन को मिथ प्रूव करने के लिए पूरा प्रयास किया। उनका कहना यह था कि भाई हिंदूज ने विलिंगली इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कास्ट ऑपरेशन इतना ज़्यादा था तो उससे बचना चाहते थे हिंदूज, तो इस्लाम ही ऑप्शन था। टीपू सुल्तान, जो कि हिंदू परसिक्यूशन के लिए जाना जाता है, उसे हीरो बना दिया गया। वीर सावरकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे नेशनलिस्ट हीरोज को हिस्ट्री से ऑलमोस्ट हटा दिया गया। अब भैया ऐसे लोग थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो बताओ क्या ही मिलेगा हमें। 1986 में नूरुल हसन के एसोसिएट HS खान, उसने ना स्टेट्स को डायरेक्टिव भेजा और उसमें लिखा था कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को चेंज करो और एंटी हिंदू नैरेटिव लिखो। कांग्रेस ओपनली हिस्ट्री को नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मानती थी और डेलिबरेटली हिंदू अचीवमेंट्स को डाउनप्ले करने लगी थी, और साथ साथ इस्लामिक इन्वेडर्स को ना ग्लोरीफाई किया जाने लगा था हिस्ट्री बुक्स के थ्रू। ये सब डिस्टॉर्शंस इंडियन सोसाइटी पे इतना इम्पैक्ट डालने लगे थे कि एक पूरी जनरेशन अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री से अनजान हो गई। जब एजुकेशन और हिस्ट्री को पूरा इस्लामिक और लेफ्टिस्ट एंगल दे दिया गया तो बॉलीवुड भी उससे बच नहीं पाया। बॉलीवुड में हिंदी और संस्कृत की पोएटिक रिचनेस धीरे धीरे कम होने लगी थी। उर्दू की गज़लें और सूफी पोएट्री ये डोमिनेट कर रही थी। लिरिसिस्ट जैसे शकील बदाऊनी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी और साहिर लुधियानवी, इन्होंने प्रोसेस को और तेज कर दिया। ऐसे में बॉलीवुड की भाषा अपनी हिंदी रूट से दूर होती गई। और इतना ही नहीं, जब सिनेमा अवार्ड्स होते थे ना, तो केवल और केवल उर्दू में बात की जाती थी। दिखाया जाता था कि हिंदी कितनी बैकवर्ड है, ऐसा सिस्टमैटिकली किया जा रहा था। अपनी तमाम इंडस्ट्री की तरफ से, आप तमाम हजरात की तरफ से
संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। 1950s तक बॉलीवुड के डायलॉग्स इतने पर्सनलाइज्ड हो गए थे कि असली हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स को बॉलीवुड में जगह बनाना मुश्किल हो चुका था। 1950s और 60s तक बॉलीवुड अपनी हिंदी कल्चरल फाउंडेशन को कंप्लीटली छोड़ चुका था। हिंदू वॉरियर, किंग्स और एपिक्स ये कहानियां लगभग बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और उनकी जगह ना उर्दू लव सागास और मुगल ग्लोरिफिकेशंस पर फिल्में बनाई जा रही थी। पहले रामायण और महाभारत जैसे हिंदू हिस्ट्री और वॉरियर्स के ऊपर ना फिल्में बनती थी, लेकिन अब हिंदू धर्म और परंपराओं को रिग्रेसिव दिखाने का ट्रेंड शुरू हो गया था। फिल्म जैसे छलिया बनी 1960 में और इस फिल्म में भगवान राम के सीता को वनवास देने की कहानी को डिस्टॉर्ट किया गया। अब इस फिल्म से हिंदू संस्कृति को रिग्रेसिव भी दिखाया गया और साथ ही साथ महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण भी दिखाया गया और ये सब ना धीरे धीरे एक पैटर्न बन रहा था। हिंदू ट्रेडिशंस और पंडित्स को करप्ट और ग्रीडी दिखाया जाने लगेगा और साथ ही साथ सूफी संत और मुस्लिम स्कॉलर्स इनको मिसअंडरस्टूड जीनियस के रूप में ग्लोरीफाई किया जाने लगा था। 1970s के बाद हिंदू इतिहास और वॉरियर्स पर फिल्में लगभग गायब हो गई थी और मुगल सेंट्रिक नैरेटिव्स डोमिनेट करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में मुगल ग्लोरिफिकेशन वाली फिल्में बनाई गई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, जोधा अकबर। ऐसी मूवीज में मुगल्स को हीरोज के रूप में दिखाया जाने लगा और सॉफ्ट इस्लामाइजेशन किया जाने लगा और फिल्मों में ना जबरदस्ती ऐसे ऐसे डायलॉग घुसाने लगे थे जहां पर इनकी जरूरत भी नहीं थी। प्रशांत, तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। फिर अजूबा जैसी प्रॉपर इस्लामिक तालीम देने वाली फिल्में बनने लगी थी। सो बेसिकली बाय द 80s बॉलीवुड एक मेजर इस्लामाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। पहले जो इंडस्ट्री हिंदू ट्रेडिशंस का कल्चरल एक्सप्रेशन थी, वो धीरे धीरे उर्दू हेवी नैरेटिव्स और लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा से भरी जा रही थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेंजरस फेज अभी आना बाकी था। क्या था वो फेज, आगे देखते हैं। 1980 और 90 के दशक के दौरान बॉलीवुड पर इस्लामिक अंडरवर्ल्ड का पूरा कंट्रोल हो चुका था, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। ये वो समय था जब बॉलीवुड सटल तरीके से एंटी हिंदू नैरेटिव तक सीमित नहीं थी, बल्कि डायरेक्ट रूप से इस्लामिक माफिया इसको कंट्रोल कर रहा था और जिसका तार पाकिस्तान के ISI तक से जुड़ा हुआ था। और ये जो शिफ्ट है ना, ये अचानक से नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस था वो बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा था। पहले अंडरवर्ल्ड सिर्फ फिल्म्स को फिनेंस कर रहा था, क्योंकि बॉलीवुड को इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं मिला हुआ था, जिस कारण बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिल्म मेकिंग के लिए लोन्स नहीं देते थे। इसलिए प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड के पैसे पर निर्भर करना पड़ता था। मुंबई में 70% इलीगल ड्रग ट्रेड दाऊद का था और उसी पैसे से दाऊद फिल्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना शुरू कर चुका था। दुबई और उसके बाद कराची में बैठकर दाऊद ये डिसाइड करने लगा था कि कौन सी फिल्म बनेगी, कौन लीड रोल करेगा उस फिल्म में और किस थीम पर कौन सी मूवी होगी। एक्टर्स को ना फोर्स किया जाता था कि वो दाऊद के दुबई वाली पार्टीज में जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त या ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स ना दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन रखते थे। इस सब का नतीजा ये निकला कि अंडरवर्ल्ड के इशारों पर बॉलीवुड में इस्लामाइजेशन बढ़ने लगा। हिंदू ट्रेडिशंस को सटल तरीके से डिमोनाइज किया जाने लगा। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म है दीवार में जब हीरो मंदिर जाता है तो कहता है कि उसे मंदिर में भगवान में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आयरनिकली 786 का इस्लामिक सिंबल वो भाई साहब पहनते हैं, बल्कि वो सिंबल ही उसे बचाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जा सकते हैं, जैसे कृष्णा का पोर्ट्रेयल कई फिल्मों में इस तरीके से दिया गया है। ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। या फिर भगवान शिव का पोर्ट्रेयल देखिए। तो बेसिकली ये वो टाइम था जब बॉलीवुड का एंटी हिंदू बायस जो था ना वो और ज़्यादा इंटेंस होने लगा था। मुस्लिम कैरेक्टर्स को नोबल और विक्टिम बताया जाने लगा था, जबकि हिंदू कैरेक्टर्स या तो वीक, रिग्रेसिव या फिर ऑपरेसिव ही दिखाए जाने लगे थे।
इकबाल मूवी में नासिर हुसैन बताते हैं कि भाई अल्लाह बात सुन लेगा तुम्हारी, पर भगवान तो नाराज ही बैठा रहता है। का अल्लाह मियाँ आपकी बात सुनता है क्या? हाँ, हमेशा। तो जरा आवाज लगाइए, मेरा भगवान तो कब से नाराज बैठा है मुझसे। फिर ऐसा ही एक सीन विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का है, जहां एक हिंदू अपनी दोस्त की डॉटर इन लॉ को हनुमान जी के सामने कपड़े चेंज करते हुए देखता है। सिंघम रिटर्न्स में भी हिंदू प्रीस्ट को सोसाइटी में धब्बा बताया गया, जबकि सेम मूवी में मजार पे जाना और चादर चढ़ाना अच्छा बताया गया। मैं लेता नहीं, देता हूं। एक सीन ना और कॉमन तरीके से दिखाया जाता है, कुछ भी गलत हो मूवी में बस मंदिर में घुस जाओ और भगवान को जलील करने लगो, मूवी हिट हो जाएगी भाई साहब। उस राक्षस ने मारा और तू खामोश रही? कैसी माँ है तू? तेरा कलेजा नहीं फटा? ISI जानती थी कि बॉलीवुड इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है, और अगर वो इसका नैरेटिव कंट्रोल कर सके तो इंडियन पब्लिक का परसेप्शन भी शेप कर सकती है। इसी वजह से बॉलीवुड ने उस समय तक कश्मीरी पंडित जेनोसाइड या फिर 26/11 अटैक्स पर कोई स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि ये नैरेटिव्स प्रो पाकिस्तान एजेंडा के अगेंस्ट आते थे। पर वहीं दूसरी तरफ सिनेमा के थ्रू बेवजह पाकिस्तानियों को सॉफ्ट लाइट में दिखाया जाने लगा था। वीर ज़ारा, ओम शांति ओम, टाइगर जिंदा है जैसी जो फिल्म्स थी ना, वो पाकिस्तान को एक अच्छा, नोबल और ह्यूमैनिटेरियन कंट्री दिखाने में लगी हुई थी। इसके अलावा भी कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर बॉलीवुडियों का जो प्यार था पाकिस्तानियों के लिए, वो छुपाए नहीं छुपता था। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के, अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं। ये ट्रेंड ना इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि बॉलीवुड फाइनेंशियल और आइडियोलॉजिकल लेवल पर अंडरवर्ल्ड या कहें इस्लामिक वर्ल्ड पर डिपेंडेंट हो चुका था। पर इतने गर्त में गिरने के बाद हिंदुत्व का जो रिवाइवल है बॉलीवुड में, वो कैसे हुआ, चलिए वो आगे देखते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के पावर में आते ही एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला। गवर्नमेंट ने अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क पर एक अग्रेसिव क्रैकडाउन शुरू किया। इस क्रैकडाउन का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि दाऊद इब्राहिम के 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा के एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया गया। मुंबई में दाऊद की मल्टी करोड्स की प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करके बेच दिया गया। इस क्रैकडाउन का इम्पैक्ट केवल फाइनेंशियल लॉसेस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2016 तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड लगभग खत्म हो चुका था। 2016 में सिर्फ 5 केसेस मकोका के अंडर आए, और उसमें से भी मात्र 2 केसेस अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थे। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने 2016 में मकोका के अंडर 41 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से केवल 4 लोग दाऊद गैंग से रिलेटेड थे। आज के टाइम पर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2014 के बाद जो सबसे बड़ा कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला, वो था हिंदुत्व का मेन स्ट्रीम होना, जो कि दाऊद के रहते पॉसिबल नहीं था। पहले जहां एक तरफ से सेकुलरिज्म को दिखाया जाता था और हिंदुओं के बिलीव्स को और संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था, अब ऑडियंस ने कह दिया कि बेटा ओपन चैलेंज दे रहे हैं हम तुम्हें, या तो बदल जाओ नहीं तो बदल देंगे। लोगों ने स्वयं डिमांड करना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड उनकी फीलिंग्स को और नेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए ना लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे कैंपेन्स चलाए और कहा कि हम बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं देखेंगे। इस शिफ्ट से कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का रियल एटीट्यूड सामने आया। जब लोग उनकी फिल्म्स को रिजेक्ट करने लगे तो उन्होंने ऑडियंस के अगेंस्ट एरोगेंस दिखाना शुरू कर दिया। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तापसी एंड अनुराग बॉयकॉट दोबारा, प्लीज बॉयकॉट दोबारा। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। Nobody else has made it. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. सेम ही ना आलिया भट्ट ने भी कहा
कि ऑडियंस को अगर हम नहीं पसंद तो हमारी फिल्में ना देखें। विजय देवरकोंडा ये कहने आ गए कि भाई बॉयकॉट मूवमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अर्जुन कपूर तो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड नीड्स टू टेक एक्शन ऑन ऑडियंस फॉर बॉयकॉटिंग फिल्म्स। ये जो इन सेलिब्रिटीज का एरोगेंस था ना, इसके कारण बॉलीवुड की जो कबर थी वो थोड़ी और गहरी खुदती चली गई और ऑडियंस को अब मजा आने लगा था। ऑडियंस के मन में एक रियल सेंटीमेंट डेवलप हो रहा था बॉलीवुड के रियल फेस को लेकर। धीरे धीरे इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट था वो बॉलीवुड को देखने को मिला और यहाँ से बॉलीवुड का डाउनफॉल शुरू हो गया और ऐसे में ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है। तो मानो बॉलीवुड का काल तो भैया पूरी तरीके से हो चुका था। लोगों ने बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। क्या बड़ी क्या छोटी, इवन हाई प्रोफाइल मूवीज एकदम डिजास्टर साबित होने लगी थी। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में फ्लॉप हो गई। तृप्ति डिमरी ने ना एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी फिल्म 7 दिन तक थिएटर में लगी रही और फिर भी 25 लोग उनकी फिल्म को देखने नहीं गए। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहले एरोगेंस दिखाते थे वही आज उत्तर प्रदेश के सीएम से ना रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज प्लीज योगी जी आप ही बचा सकते हो, कुछ तो कर दो प्लीज। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये चेंज केवल सेंटीमेंट और बैकलैश तक सीमित नहीं था, बल्कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी क्लियरली यही ट्रेंड्स दिखाने में लगे हुए थे। 2021 में बॉलीवुड मूवीज को 3000 से 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इनफैक्ट 2022 में यही नुकसान 2000 करोड़ का था। इनफैक्ट ओमेक्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल हिंदी बॉक्स ऑफिस का टोटल कलेक्शन 4679 करोड़ का था, जो 2023 के रिकॉर्ड 5380 करोड़ से गिर गया था। अब ऑडियंस सिर्फ वही मूवीज देख रही थी जो इंडियन वैल्यूज, हिस्ट्री और प्राइड को सही से रिप्रेजेंट करे। जहां एक तरफ बॉलीवुड की दूसरी फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही थी, वहीं नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक मूवीज का जो कलेक्शन है ना वो बूम कर रहा था। कुछ मूवीज तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होने लगी थी, जैसे कश्मीर फाइल्स, वीर सावरकर, तानाजी, केसरी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि कैसे अपनी खोई हुई ऑडियंस को रीगेन किया जाए, कैसे कलेक्शन बढ़ाया जाए। Right now everybody has just been big question mark on their forehead कि क्या करना है भैया, ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है। बॉलीवुड अब नेशनलिस्ट और धार्मिक नैरेटिव्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है और इसीलिए आज हमें छावा जैसी फिल्म देखने को मिल रही है, जो खुद भी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और छावा के बाद मानो अभी और ऐसी कई फिल्में आने वाली हैं जो प्रो हिंदू हिस्ट्री और नेशनलिस्ट थीम पर बेस्ड हैं। अब देखिए इनमें से कितनी फिल्में आदि पुरुष जैसी स्कैम साबित होंगी वो तो समय बताएगा, पर यह बात तो क्लियर है कि आज बॉलीवुड के पास 2 सिंपल ऑप्शंस हैं, या तो आज के ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को समझो और अडॉप्ट करो, या फिर बॉक्स ऑफिस पर अपने आप को भस्म होते हुए देखो। और अगर भाई बॉलीवुड सही में सर्वाइव करना चाहता है तो उसे ऑडियंस की तो सुननी ही पड़ेगी। तो अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिंदुत्व मूवीज का जो रीबर्थ है ये बॉलीवुड के लिए टेम्परेरी शिफ्ट है या फिर कुछ परमानेंट होता हुआ आपको दिख रहा है? आपका क्या विचार है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।